हाय एवरीवन, वेलकम टू egate.ai। आज की क्लास में हम मैट्रिक्स के फ्रेमवर्क पर थोड़ा सा और काम करने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, आपके लिए ये चैलेंज है जो गेट में आ चुका है। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग इन्वर्स निकालना जानते होंगे। तो अगर आप जानते हैं तो आप इसको प्लीज़ सॉल्व करिए और देखिए कि आप कितने टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। इसका आंसर हम आपको बहुत ही कम समय में निकालना सिखाएंगे, और इसलिए आप कमेंट में ये आंसर करिए कि आपको ये निकालने में कितना वक्त लगा। फिर उसके बाद आप मेथड सीखिएगा और देखिएगा कि आप कितनी जल्दी आप कर पाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम देखते हैं जो पिछली बार हमने आपको दिया था। इसका आंसर हम आज देना चाहेंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो तरीका अपनाने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स बोथ द साइड। बोथ द साइड में अगर ए इनवर्स का हम मल्टीप्लाई करें तो ये जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ए इनवर्स ए बी सी डी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी में मल्टीप्लाई होने पर वही प्रोड्यूस होता है। सो इस साइड जो इक्वेशन रिड्यूस होगा वो होगा ए इनवर्स, और इस साइड ये बन जाएगा आई, और आई का मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे, अगर ये आई बन जाता है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इक्वेशन वापस से मिलेगा। सो बी सी डी यहाँ पर हो जाएगा। बहुत दी साइड बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करिए लेफ्ट साइड से, सो बी इनवर्स बी सी डी हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा बी ए इनवर्स, राइट। तो ये हो जाएगा बी इनवर्स बी आई हो जाएगा, आई का सी डी से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा केवल और केवल सी डी इक्वल टू बी ए इनवर्स। फाइन। ए का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड से दोनों साइड कर दो। लेफ्ट साइड में दिस साइड, तो दोनों साइड में अगर आप ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी ए हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बी ए इनवर्स ए। ए इनवर्स ए रिड्यूस हो जाएगा आई में, और ये आई का जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बी इनवर्स था, राइट। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी जब आप यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी डी ए इक्वल टू बी इनवर्स आ जाएगा फाइनल आंसर। सो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग मैट्रिक्स एडिशन देख लेते हैं। मैट्रिक्स एडिशन में कुछ नहीं है, आप सारे लोग जानते ही हैं। जो भी ऑर्डर है मैट्रिक्स का, सपोज करो अगर 3x3 है तो जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका एडिशन होता है। अगर यहाँ पर ए बी सी है, डी ई एफ है, एंड जी एच आई है, ठीक है। और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 और 9, ठीक है। अगर ये 3x3 के दोनों मैट्रिक्स हैं, इनका एडिशन होना है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स मीन्स ए के साथ 1 का ऐड होगा, बी के साथ 2 का होगा, सी के साथ 3 का होगा। सिमिलरली डी ई एफ का आप निकाल लीजिए, यही होगा, ठीक है। और ये 3x3 बनेगा, ये हो गया। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अगर ये मैट्रिक्स 3x3 का है तो ये वाला भी 3x3 का ही होना चाहिए, तभी ये एडिशन हो सकता है। यहाँ पर जो काम की चीज़ है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो एडिशन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि ये कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एसोसिएटिव का मतलब ये है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी है, सो अगर ये यहाँ पर है तो इसको आप ए प्लस बी प्लस सी में भी लिख सकते हैं, और ये आंसर सही होगा, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी मैट्रिक्स में, सपोज करो एक मैट्रिक्स है, इसमें कुछ आपने ऐड किया कोई मैट्रिक्स, और वो एग्जैक्टली वही आ जाए। तो यहाँ पर जो ऐड करने वाली चीज़ हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स हो सकती है। नल मैट्रिक्स अगर आप ऐड करेंगे तो हमेशा वही मैट्रिक्स वापस से आएगा। तो ओ को जो जो ओ देख रहे हैं, जिसको नल मैट्रिक्स हम बोल रहे हैं, ये इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव इन्वर्स के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ में अगर एडिटिव इन्वर्स मतलब अगर उसी चीज़ को हम वापस से जोड़ दें तो अगर नल मैट्रिक्स आ जाए तो वो एडिटिव इन्वर्स होगा। तो नल मैट्रिक्स आने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर माइनस ए हो। सो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि उसी मैट्रिक्स में -1 का मल्टीप्लाई करके आता है, उसको एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। ये एडिटिव इन्वर्स होगा। तो ये कुछ ब्रॉड प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको जाननी चाहिए। अगर ये नहीं भी हम बताते तो भी आपको पता होता, बट फिर भी आप ये 4 जो प्रॉपर्टीज़ हैं खास करके इनको आप नोट कर लीजिए, ये आगे काम आ सकते हैं।
थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज देखेंगे, या अगर आपने रिंग टोपोलॉजी या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो आपको ये पता होगा ये सारी चीज़ें पहले से। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डायमेंशनल कांस्टेंट कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। सपोज करो ए और बी को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर लिखा होगा। सपोज करो ये m क्रॉस n है, तो इसका n क्रॉस p होना जरूरी है, ठीक है। n क्रॉस p से मतलब ये है कि इसका जो ये वाला जो कॉलम है, इसके कॉलम और इसके रो दोनों सेम होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है आप इसको कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप पहले से जानते हो, इसलिए हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पर नहीं सिखाना चाहेंगे, ठीक है। बस केवल डायमेंशनल कंसिस्टेंसी आप जान लीजिए कि m n और p में n कॉमन होना जरूरी है। इसका जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और इसके नंबर ऑफ रोज जो है वो सेम होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और जो इन दोनों का रिजल्ट होगा, से अगर सी मैट्रिक्स आता है तो वो m क्रॉस p होगा। सो n will not be here, only m cross p matrix will be remaining here, ठीक है। इस पूरे कैलकुलेशन में कभी कभार एक बार गेट में क्वेश्चन पूछा था, मे भी हम आपको डिस्कस भी करेंगे वो क्वेश्चन। तो कितने कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं जब आप ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं? तो इसका आंसर ये है कि जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस होते हैं टोटल, वो m क्रॉस n क्रॉस p होते हैं, ठीक है। तो m क्रॉस n क्रॉस p का जो है वो मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, और जो उन मल्टीप्लिकेशन के बाद जो टोटल एडिशंस होते हैं रिजल्ट निकालने के लिए, वो होता है m क्रॉस n माइनस वन क्रॉस p, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो मे बी आप जब वहाँ पर सॉल्व करना बड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैलकुलेशन आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, देन आप ये कंफ्यूज होगे कौन सा कैलकुलेशन है और कौन सा हम मान लें कि नहीं है, ठीक है। तो अभी से ये नोट करके चलो, अदरवाइज अगर आप चाहें तो स्मार्टली वहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है अगर इसका डायमेंशन ज़्यादा हो। सपोज करो 7 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स दे दिया और बोला कि इसके मल्टीप्लिकेशन में इसके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशंस कितने होंगे, तो फिर एक बार में आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, ये आप जानते भी होंगे कि ए बी यहाँ पर जो होता है ना, वो बी ए के इक्विवेलेंट नहीं होता है। इसका बड़ा ऑब्वियस रीजन है। सपोज करो अगर ए 2 क्रॉस 3 है और बी जो है वो 3 क्रॉस 5 है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है इन दोनों का, वो आएगा ऊपर वाले कैलकुलेशन के हिसाब से 2 क्रॉस 5 का, राइट। लेकिन अगर आप बी ए लेने जाएंगे तो ये 3 क्रॉस 5 होगा बी, और ए होगा 2 क्रॉस 3। तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम होना जरूरी है। अब जब डिफाइंड ही नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसलिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ये आप एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, और क्योंकि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी इंश्योर नहीं की जा सकती, इसलिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है। सो अगर आप ए बी सी आपने लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के टर्म में, तो ये ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी और सी भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव की जब हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एडिशन वाले टर्म पर डिस्ट्रीब्यूट होना। अगर ए इंटू बी प्लस सी है तो ये ए बी प्लस ए सी होगा या नहीं होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली आप कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आपने कोई मैट्रिक्स लिया, उसके साथ कुछ और का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर कुछ भी, और आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिल गया। तो इस केस को आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि वो एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में अगर आप नल मैट्रिक्स या जीरो का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे पहली बात तो अगर आपको याद हो तो इसको ना हम जीरो नहीं बोलते हैं, ये नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने पर वो नल मैट्रिक्स ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स समझना आपके लिए आसान है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और हमें पढ़ चुके हैं कि जो प्री कंडीशन है इसके लिए वो ये है कि उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ये एग्जिस्ट करेगा, और जो एग्जिस्ट करता है इन्वर्स, हाँ इसको इन्वर्स बोलते हैं, यस।
सो इसको इन्वर्स कहा जाता है। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई चाहे आप लेफ्ट साइड से करें या आप राइट साइड से करें, ए इन्वर्स से, बोथ द केसेस में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इन्वर्स में एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। आप इसको चाहें तो डिराइव भी कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि ए बी इन्वर्स, ए बी का जो होल इन्वर्स है, जस्ट सेकंड, ए बी का होल इन्वर्स जो है वो किसी मैट्रिक्स डी के बराबर है। ठीक, तो इस केस में अगर आप डी इसको इस दूसरे साइड का इन्वर्स लेंगे, दोनों का अगर आप वापस से इन्वर्स लेंगे तो ये ए बी इक्वल टू हो जाएगा डी इन्वर्स, राइट। फिर उसके बाद आप क्या करें कि आप ए इनवर्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए इनवर्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन, तो ए इनवर्स डी इनवर्स हो जाएगा ये। ठीक है। एंड इधर हो जाएगा बी। देन आप बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करिए, तो बी इनवर्स का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बचेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स डी इनवर्स। ठीक है। अब अगर आप डी इनवर्स का डी का दोनों साइड राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो डी हो जाएगा और ये डी इंटू डी इनवर्स हो जाएगा आई, तो ये डी इक्वल टू हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। और यही था ये डी जो हम लेकर चले थे। ठीक है। डेफिनेटली ए बी इनवर्स, क्योंकि डी ए बी इनवर्स है इसलिए बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप चाहें तो इसको भी डिराइव कर सकते हैं कि ए बी सी का अगर इन्वर्स है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा रिवर्स करना है, सी बी ए लिखना है और उसके ऊपर इन्वर्स लगा देना है। ठीक है। इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ये एक क्वेश्चन हो सकता है, ये भी इंटरनेट पर या आपके टेक्स्ट बुक में इजीली मिल जाएगा कि इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम ट्रेडिशनल मेथड बस आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको पता रहे कि ये करते कैसे हैं और एडजॉइंट का थोड़ा सा आपको डेफिनेशन भी मिल जाए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो जो सबसे पहला स्टेप है, चाहे किसी भी मेथड से आप इन्वर्स कैलकुलेट करें, पहले आपको मॉड ए निकालना जरूरी है। जब तक आप उसका डिटर्मिनेंट नहीं पता कर लेते कि ये नॉन जीरो है, आपको इन्वर्स निकालने का कोई सेंस बनता नहीं है। और वैसे भी कैलकुलेशन में मॉड ए आता ही आता है लगभग सारे कैलकुलेशन में इन्वर्स का। तो सबसे पहले तो आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, अगर वो नॉन जीरो है देन हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है वो बोलता है कि सबसे पहले माइनस निकालिए। आप हमारी लास्ट क्लास दे सकते हैं, लास्ट टू लास्ट क्लास, वहाँ पर हमने माइनस डिस्कस किया है कि क्या होता है माइनस। हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप माइनस निकालिए, देन उसका साइन अगर आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोफैक्टर बन जाएगा। और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो नॉर्मली कोफैक्टर मैट्रिक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी निकालने के बाद यहाँ पर इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो उसको एडजॉइंट बोलते हैं। तो एडजॉइंट की डेफिनेशन याद रखना थोड़ा सा जरूरी है कि एडजॉइंट इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज। और इस एडजॉइंट मैट्रिक्स में अगर आप डिटर्मिनेंट का डिवीजन कर देते हैं तो वो ए इनवर्स होगा। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक रिजल्ट है जो आपसे लगातार अभी डिस्कशन में आएगा एक के बाद एक। तो सबसे पहला डिस्कशन तो अभी सामने सामने ही है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए में मॉड ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर इन्वर्स आता है तो एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी। तो इस वाले इक्वेशन से जो एडजॉइंट की डेफिनेशन निकल के आती है वो है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। यही है इसकी डेफिनेशन। ठीक है। तो एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ अगर आप याद कर लें तो आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा ये सारी कैलकुलेशन। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ए इनवर्स, ये तो डेफिनेशन से आ गया। अगर इसमें ए का मल्टीप्लाई आप कर देते हो दोनों साइड से, दोनों साइड से अगर आप ए का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा ये, क्योंकि ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा आईओटा, नहीं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉट आईओटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर हो जाएगा। एंड देन मॉड ए से मल्टीप्लाई करने की वजह से इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन लिख सकते हैं अगर एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो। ठीक, दो बार अगर आप एडजॉइंट ले लें तो क्या होगा, ये आप चाहें तो डिराइव कर सकते हैं। हम इसको डिराइव इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और ये ईजिली आप कर सकते हो, इसलिए हम इसको आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो भी मॉड ए की वैल्यू है, सपोज करो मॉड ए की वैल्यू एक्स आती है, तो जब x इंटू आई एन आप लिखते हो तो ये चला जाता है, क्योंकि ये वाला मैट्रिक्स ना सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो डायगोनल में वो होगा सब में x से मल्टीप्लाई कर देगा। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं ना आगे चल के, तो वो डिटर्मिनेंट जो है ना वो x से मल्टीप्लाई हो जाता है, जो कि आगे के प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे। ठीक है। तो
ये वैल्यू जो है पूरा मैट्रिक्स में x का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट लेते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि मॉड ए सिंपल स्केलर नहीं है कि जिसको आप जैसे 5a का मान लो आपको डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है, 5a का सपोज करो कि b इक्वल टू 5a था, तो मॉड b अगर आप लोगे तो ऐसा न कर देना कि 5 को बाहर ले लेना देन मॉड ए जो है यहाँ पर अंदर ही रह जाएगा, ठीक है, इसका मॉडल ले लिया, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये 5 इसी वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिसका पावर अगर n क्रॉस n है तो ये 5 टू द पावर n हो जाएगा, ठीक। ये प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, मैं तो सजेस्ट करूंगा इसको आप याद कर लीजिए। जितनी बार एडजॉइंट है अगर उसका डिटर्मिनेंट आप लेते हैं तो उतना टू द पावर n क्यूब हो जाएगा, मॉड ए टू द पावर n माइनस 1, और जितने बार आपने एडजॉइंट लिखा है उसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इनवर्स के शॉर्टकट पर हम आ जाते हैं। जो हमने क्वेश्चन आपसे फ्रंट में पूछा था उसका आंसर ये बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका आप डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट जैसे इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, ये जो हमने नीचे लिखा हुआ है, तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/mod ए, ठीक, और इन दोनों को आप रिवर्स कर दीजिए, मतलब अगर ए डी है ना तो इसका पोजीशन चेंज कर दीजिए, तो इसको डी कर दीजिए, इसको ए कर दीजिए, ठीक, और जो बाकी के दो बचे हैं उनका साइन जो है वो माइनस कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, माइनस सी माइनस बी, ये है आपका इनवर्स। अगर ये इनवर्स हो गया, अगर इससे पहले ए था तो ये इसका इनवर्स हो गया। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इस वाले में क्या करना है, सबसे पहले इस वाले डायगोनल का पोजीशन एक्सचेंज करना है, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, इन दोनों का साइन चेंज कर देना है, तो ये हो जाएगा -3 एंड -2। मेरे ख्याल से आप फर्स्ट स्टेप बोल रहे हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है ना किसी भी इनवर्स कैलकुलेशन का, मॉड ए होता है, तो सबसे पहले ना इसका मॉड निकालिए, 5 3 और 2 4 का मॉड निकालिए, मतलब डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 20 माइनस 6, सो दिस विल बी 14, ठीक है, तो ये जो आपके पास आया हुआ है इसका 1/mod कर दीजिए, तो 1/14 हो गया, ठीक, और यही इसका आंसर हो गया। तो 2x2 का जो मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान है, आप देखकर भी आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि 3x3 के मैट्रिक्स को हम इजीली कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालने की प्रोसेस करिए और इसी से हम आगे इन्वर्स भी कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए वैसे ही एज इट इज 2 0 1, देन 1 1 0 हमने लिख लिया, देन लिखा 0 2 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को वापस से लिख लेंगे, 2 0 1 एंड देन 1 1 0, ठीक है। अब हमें करना ये है कि हमें थोड़ा सा डायगनली 3 लाइंस खींचनी है, जैसे यहाँ से हम शुरू करेंगे 3 लाइंस, ये हो गया फर्स्ट लाइन, ये हो गया सेकंड लाइन एंड ये हो गया थर्ड लाइन, ठीक है, ये हो गया। इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बट उससे पहले ना हम एक दूसरी लाइन में खींच लेते हैं, ये वाली हो गई दूसरी लाइन, ये भी हो गई और ये हो गया, ठीक है। हमें जो रेड वाली लाइन है उसको मल्टीप्लिकेशन ऐड करके रखना है, तो अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, सो 2 1 2 मीन्स 4, ठीक, दूसरा हो गया 1 2 1 मीन्स 2, एंड देन थर्ड वाला आएगा 0, ठीक है। और इस वाले को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस में 0, इसको आप कैलकुलेट करिए, ये भी 0 आया और थर्ड वाला भी 0 आया। अगर वो कोई और भी वैल्यू आती तो भी हम इजीली इसको सॉल्व कर पाते, तो इसका जो डिटर्मिनेंट हो गया 6 हो गया। हम ना मॉड ए लिख लेते हैं 6, अगर हम ये मान के चले थे ये ए था तो इसका जो मॉड ए है वो 6 हो गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपने कर ली, अब हमें जो करना है इसकी इन्वर्स की कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इसके इन्वर्स की कैलकुलेशन हम यहाँ से करेंगे, ये सब हटा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हमें ये करना है अब कि हाँ, हमें फर्स्ट 2 रोज को वापस से लिख लेना है जैसे कि हमने उस टाइम पर किया था, ठीक है। तो फर्स्ट 2 रो को अगर हम वापस से लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 0 2 2 एंड 1, ठीक है। और दूसरा जो रो होगा वो हो जाएगा 0 1 2 0 1, ठीक है।
ये हो गया। अब हमें जो करना है वो ये है कि हमें 2 रो को मिटा देना है। 2 रो को हम मिटा देंगे। तो 2 रो जो होंगी, सॉरी 1 रो और 1 कॉलम को मिटा देंगे। तो 1 रो ये हो गई, ठीक है, और 1 कॉलम जो था वो ये हो गया। इन दोनों का उसको मिटा दीजिए। अब बाकी जो बचा उसको हम क्या करेंगे कि इसको, देन इसको, हम बेसिकली माइनर्स निकालने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अगर इन तीनों को अगर आप देखें, 3 वो दिख रहे हैं, आप मैट्रिक्स में सीधा वैल्यूज रखना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2 एन जा 2 एंड -0, देन यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। ये वैल्यू मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। ये हो जाएगा 2। ये हो गया, फर्स्ट पर 2 हो गया। हमको जो वैल्यूज लिखनी है, भले से हम इसको हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं बट हमें इसको ना वर्टिकली आंसर में लिखना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2। अगर दूसरे वाले सर्किल को हम देखें तो ये हो जाएगा 2 एन जा 2 -0, सो इसका भी आंसर हो जाएगा 2। एंड जो थर्ड वाला होगा वो होगा 0 एंड -1, तो यहाँ हो जाएगा -1, ठीक। सिमिलरली बाकी में भी आप ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए, मतलब ये, फिर ये, और फिर ये, ठीक है। दो, फर्स्ट जो सर्किल है उसको आप देखिए 0 -2, तो हम इसको करेंगे हॉरिजॉन्टली, लिखेंगे वर्टिकली। तो सेकेंड कॉलम में हम ये लिखना शुरू करेंगे 0 -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, ठीक। एंड अगर इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे 2 इंटू 4 -0, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तीसरा वाला जो हो जाएगा 1 एंड देन 0, तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1। जो लास्ट वाला बचा है ये, इसमें भी यही करना है। तो फर्स्ट 2 को आप लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। हम बीच वाला मार्क कर दे रहे हैं, बाकी आप समझ लीजिए। सो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा दूसरा 0 -4, तो यहाँ हो जाएगा -4। एंड देन लास्ट वाला 2 1 जा 2, एंड यहाँ पर हो जाएगा 2 एंड देन -0 0, ठीक। ये हो गया। और आपने जो निकाला था इनवर्स, इनवर्स आपने निकाला था 6, राइट। तो 6 का आप इसमें डिवीजन कर दीजिए 1/6, यही इसका इनवर्स होगा। ये आपको बताने में हमें टाइम लगा, अदरवाइज आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से 45-50 सेकेंड में आप आंसर ले आ सकते हैं, ठीक है। या लेट से 1 मिनट मैक्सिमम आप कर लेंगे इजीली इसको सॉल्व, ठीक है। तो इन्वर्स निकालने का जो है शॉर्टकट है, इसको आप आगे और भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको इजीली समझ में आएगा। मैं इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना है, तीनों कॉलम लिखिए, देन फर्स्ट 2 कॉलम को रिपीट करिए, एक डायगोनल खींचिए 3, और 3 क्रॉस में भी डायगोनल खींचिए, दोनों का वैल्यू निकालिए और माइनस कर दीजिए ऐड करने के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसी में से 2 रो को आपको आगे बढ़ा देना है, 2 रो आप आगे बढ़ा दो, और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो इस बड़े वाले मैट्रिक्स का डिलीट कर देना है। उसके बाद हमें इनका माइनस लेना है 2 2 करके, मतलब फर्स्ट 2 रोज का, देन फर्स्ट सेकंड और थर्ड का, देन थर्ड और फर्स्ट का, फोर्थ का। और आपको करना ये है कि इसका वैल्यूज़ तो आपको हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट करना है, बट लिखना वर्टिकली है। मतलब इस वाले जो रेड वाले सर्कल्स हैं इनके लिए हमने वर्टिकली लिख दिया, और इसी तरीके से इन सब का भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, वही उसका आंसर होगा। इसमें मॉड ए से आपको डिवाइड कर देना है, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन होगा। हम लोग देख लेते हैं, जो क्वेश्चन हमको दिया गया था ये कैलकुलेट करने के लिए, इसको हमको कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगता है। सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए फटाफट, आपको रिवर्स कर देना है। 7 1 हो गया, -5 हो गया, -2 हो गया। 1 सेकेंड। हाँ, सबसे पहला काम तो इसका आप मॉड निकाल लीजिए। मॉड निकालेंगे हो तो जाएगा 7 इंटू 10, सो -3 आ जाएगा। सो जो भी वैल्यू जाने वाली है उसमें -1/3 का 1/3 का डिवीजन होना है, ठीक है। आ जाइए, रिवर्स करिए पोजीशन, 7 1 हो गई। इसका साइन चेंज कर दीजिए, -5 -2, -5 एंड -2, यहाँ पर हो गया -5, यहाँ पर हो गया -2, ठीक। इसका -3 आप अगर अंदर कर देते हैं तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, -7 -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 -2, यहाँ पर हो जाएगा 5, और ये 2 हो जाएगा। सो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 एंड -7 -1 5 2। सो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करने में आपको 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, अगर आप इजीली सॉल्व करें तो, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो बेसिकली आपको इसका आंसर कमेंट में करना है। अगर इसको आप सॉल्व कर पाते हैं तो बेसिकली आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पर सही पोजीशन पर हैं, आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो इसको आप सॉल्व करिए और प्लीज़ आंसर में
आंसर को कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम आपको और भी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज लाइक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।